एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में वी फास्ट स्टडी। आज फिर से आपके लिए जो 2013 की हम बात कर रहे थे पेपर की, तो आज तीसरा हमारा ये पार्ट चलेगा और इसमें हम 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक पार्ट बचेगा तो उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। 41 देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखा है 2013 नाम से एक फोल्डर होगा और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमा किसकी बनी है। यानी जो कोणार्क मंदिर है सूर्य भगवान का, वहाँ पे जगमोहन जो मतलब सामने आपको देखने को मिलेगा जगमोहन, तो वहाँ पर क्या है, सूर्य देव की प्रतिमा है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, ब्लैक काला क्लोराइट, यानी कि जिसे हम ब्लैक काला पगोड़ा भी कहते हैं इस प्रकार से। यहीं पे आप याद रखिएगा कि एक सेकंड इसको पढ़ लेते पहले। कह रहा है कि आंसर 2 सही है। जगमोहन तथा विमान भाग में मिलकर एक विशाल रथ की योजना की गई है जिसके पहिए अब तक विद्यमान है। यानी कि जो आपका जगमोहन है वो आपका क्या है, विमान को मिलाकर क्या किया गया है, एक विशाल रथ की योजना की गई है। ठीक है, इन दोनों को मिला के, और जिसके पहिया क्या है, अभी तक विद्यमान है। ठीक है, ये याद रखना। आगे कह रहा है कि जगमोहन की चौखट के द्वार क्लोराइट नामक नीले पत्थर के बने हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य मंदिर है उसके जगमोहन के चौखट की बात करें हम, तो वहाँ पे द्वार जो आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है, क्लोराइट, यानी कि ब्लैक क्लोराइट से बने हैं। क्लोराइट नामक नीले पत्थर से बने हैं, तो इसे हम नीला भी कह सकते हैं, यानी ब्लैक भी है और नीला भी है। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो आपके नरसिंह वर्मन थे। ठीक है, याद रखना, नरसिंह वर्मन, उन्होंने क्या किया था, सूर्य मंदिर को बनवाया था। और सूर्य मंदिर आपका कहाँ पे है, उड़ीसा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया। यानी कि स्कूल ऑफ एथेंस एक चित्र है, तो किसने चित्रित किया, तो वो आपका राफेल थे, राफेल ने किया था। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मैडोना से संबंधित उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चित्र बनाए हैं, ये याद रखना आप। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि 26 वर्ष की आयु में राफेल कलाकार प्रथम श्रेणी में गिना जाने लगा था। यानी कि 26 की आयु थी इनकी और ये प्रथम श्रेणी के कलाकार भी माने जाने लग गए थे। यानी कि काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया होगा, इसीलिए इनको ये कहने के लिए कहा जा रहा है। कह रहा है कि 1509 से तथा 1512 के मध्य उसने पॉप जूलियस द्वितीय तथा लियो दसम के हेतु भित्ति चित्र अंकित किए। ठीक है, आप ये याद रखना, एक पॉप जूलियस द्वितीय और दूसरा लियो दसम, ठीक है, उनके भित्ति चित्र अंकित किए। इन्हीं में स्कूल ऑफ एथेंस नामक प्रसिद्ध कृति इनकी रही है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और राफेल की हम बात करें तो ये भी आपके पुनर्जागरण यानी कि हाई रेनेसा काल के माने जाते हैं, और जिसमें आपके 3 कलाकार प्रमुख थे। एक हो गया आपके राफेल, एक माइकल एंजेलो और एक लियोनार्डो दा विंची। ये 3 प्रमुख कलाकार माने जाते हैं हाई रेनेसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 43 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कि ब्लू राइडर नामक नाम के नाव आंदोलन की पहली किस कलाकार ने की। यानी कि जो पहल था ब्लू राइडर नाम के नाव के आंदोलन, यानी कि एक आंदोलन था, इसकी जो पहल किस कलाकार ने किया था, शुरू की बात हो रही है, तो कंडस्की थे। राइट आंसर कंडस्की हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते थोड़ा। कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद का विकास करने की दृष्टि से
म्यूनिख में सन 1911 ईस्वी में नीला अश्वरोही यानी कि ब्लू राइडर नामक संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पर एक संस्था की स्थापना की गई थी, म्यूनिख की बात हो रही सन 1911 ईस्वी में, और उसका नाम था नीला अश्वरोही, जिसे हम ब्लू राइडर के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इस संस्था के 2 सदस्य विशेष महत्वपूर्ण थे, यानी कि कौन कौन से थे? तो एक होता है आपका वासिली कंडस्की, जिसका राइट आंसर हमने अभी बताया, और तथा दूसरा आपका फ्रांच मार्क। दोनों ही नीला रंग प्रिय था, यानी कि उनको नीला रंग क्या था? बहुत प्रिय था। मार्क को घोड़े पसंद थे, और कंडस्की जो थे उनको अश्वरोही अच्छे लगते थे। इसी से इस संस्था का नाम यह पड़ा, यानी कि इसका नाम जो पड़ा आपका ब्लू राइडर पड़ा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 44 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? यानी कि कौन सा कलाकार था जिसने क्या किया? सिनेमा घर, यानी कि पिक्चर आप देखते होंगे तो बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, और कट आउट पेंटर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो पोस्टर बनाते थे बड़े बड़े सिनेमा घर के आगे जो लगे होते हैं, आपने देखे होंगे जब पिक्चर शुरू होती है तो उसके ऊपर पोस्टर बनाए जाते हैं, तो वो आपके हुसैन थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, हुसैन। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हुसैन 1937 ईस्वी में मुंबई आ गए थे, यानी कि 1937 ईस्वी में वो मुंबई आए थे, और सन 1947 तक फर्नीचर और खिलौनों के डिज़ाइन बनाते थे। यानी कि फर्नीचर और खिलौनों के डिज़ाइन 1947, जैसे अनेक छोटे बड़े काम करते हुए पेंटिंग के कर्म से जुड़े। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सिनेमा के बैनर्स भी बनाए, तो बड़े बड़े उनको हम बैनर्स ही बोलते हैं। पोस्टर डिज़ाइन किए, यानी कि उन्होंने बैनर्स बनाए और पोस्टर डिज़ाइन किए। हुसैन के बारे में मैं आपको बता दूं तो इनको पद्म श्री होता है वो इनको मिला था 1966 में। ठीक है, इसी के साथ पद्म भूषण की मैं बात करूं तो वो आपका मिला था इनको 1991 में, और पद्म विभूषण जो इनको मिला था वो 1973 था 1973 ईस्वी में था। ये मैंने गलत बता दिया आपको, 1973, और लास्ट वाला जो आएगा वो 1991 आएगा। ठीक है, 1966 ईस्वी में 66 ईस्वी में हो गया आपका पद्मश्री। 1 सेकंड गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है, तो 1973 ईस्वी में जो आएगा वो आएगा आपका पद्म भूषण। ठीक है, और पद्म विभूषण 1991 में, ये 3 इनको मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 का क्वेश्चन कह रहा है कि यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम बताए, तो आपका टेम्परा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यामिनी राय भी प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकार है, और एक अलग ही प्रकार का इन्होंने काम किया था। इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। ठीक है, और यामिनी राय सबसे बड़ी बात है कि एक ये लड़का है, आप ये याद रखना। ठीक है, यामिनी राय लड़का, लड़की जैसा नाम है पर ये लड़का है। ठीक है, याद रखना, पुरुष है। ठीक है, और भारत का पिकासो भी कहते हैं इनको, और राष्ट्रवादी कलाकार इनको कहा था महात्मा गांधी ने, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 46 क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खोली गई, तो ये आपके मुंबई में खोली गई थी, और कब खोली गई इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी HTA की स्थापना 1907 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। ठीक है, प्रथम विज्ञापन एजेंसी 1907 ईस्वी मुंबई, याद रखना। ठीक है, आगे कह रहा है कि सन 1909 ईस्वी में
दूसरी विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की गई? 1909 ईस्वी में क्या हुआ? दूसरी विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई। चलिए 47 का क्वेश्चन देखिए। 47 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो ये होगा आपका DPI। ठीक है, DPI। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि रिजोल्यूशन मुद्रित होने वाले डिज़ाइन की सुस्पष्ट छवि का निर्धारण करता है। यानी कि ये क्या है? मुद्रित, यानी कि ये छापा कला से संबंधित है, जो डिज़ाइन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बिंदु, इंच यानी कि डॉट पर इंच DPI पर निर्भर होती है। छवि निर्माण के लिए प्रति इंच में कितने बिंदु प्रयुक्त हुए हैं, ये यहाँ पर देखने को इसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ यानी कि फेमस है? पहली गुफा में है, अजंता में है, याद रखना आप। और बादामी की गुफा आपकी कहाँ है? कर्नाटक में है। और अजंता की गुफा महाराष्ट्र हो जाती है। ठीक है, एलोरा की गुफा कहाँ है? एलोरा की गुफा भी आपकी महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में है, बस ये कर्नाटक में है। बाकी एलोरा में बता रखा है मैंने, एलिफेंटा वगैरह। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अजंता का सबसे अधिक विख्यात चित्र ये माना जाता है बोधिसत्व पद्मपाणि है, जो शांति और विश्वास बंधुत्व का प्रतीक है। पद्मपाणि का चित्र शरीर सौराष्ट्र का वह आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, याद रखना, पद्मपाणि जो चित्र है वो शरीर का सौराष्ट्र प्रदर्शन कर रहा है या आदर्श सम्मान दे रहा है, जिसमें क्या है? एक महामानव की कल्पना की गई है। ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया इसका। ठीक है, तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और कलमकारी आपको पता होगा ये एक लोक कला है। ठीक है, भारत की लोक कलाएँ कई प्रकार की है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की लोक कलाएँ देखने को मिल जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, मधुबनी है तो वो आपकी बिहार की है। ठीक है, आपकी अल्पना है पश्चिम बंगाल की है। तो कई प्रकार की लोक कलाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 का क्वेश्चन देखिए। सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है? तो सेरीग्राफ का नाम बताना तकनीक, तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं। और इसके बारे में हम पढ़े। तो कह रहा है कि यह मुद्रण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसको सेरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिल्क या नायलॉन का एक ही महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्क कपड़ा की बात कर रहा है, सिल्क मायोन का कपड़ा, जिसमें जाली मैश होती है, यानी कि जाली होगी। ठीक है, मैश होगी, इसीलिए इसे सिल्क स्क्रीन का प्रिंटिंग कहते हैं। तो इसमें जाली रहती है, इसीलिए इसको सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। चलिए कौन का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्र किया? अभी बात आ रही थी इसी की। तो दो चित्रकार थे, तो यहाँ पर कंडस्की नहीं है, तो फ्रेंच मार्क होगा आपका। अभी इसके बारे में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला यानी कि ययाति श्रृंखला सृजन की। तो ए रामचंद्रन थे, ययाति श्रृंखला बनाई थी। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए रामचंद्रन ने म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र बनाए। उनमें ययाति एक महाकाव्य से संबंधित एपिक म्यूरल है। ठीक है, तो महाकाव्य से संबंधित है ये।
इसमें कह रहा है कि जिसमें उन्होंने क्या किया, युवतियों के मांसल सौंदर्य को आकर्षक रूपों में अंकित किया। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका युवतियों का मांसल सौंदर्य, इसको उन्होंने आकर्षित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है 53 का क्वेश्चन देखिए। मारियो मिरांडा है, तो ये एक कार्टूनिस्ट है शायद, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो मारियो मिरांडा जो है आपका, वो आपके एक कार्टूनिस्ट है, तो राइट आंसर कार्टूनिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है, तो 4 एज कहा जाता है, याद रखिएगा। 55 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुगल चित्रकला विकसित हुई, यानी कि चित्रकला किसके काल में विकसित हुई, मुगल की, तो वो आपका कौन था, तो विकसित अकबर के काल में हुई थी, और स्वर्ण काल आपका जहांगीर का काल होता है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वाचस्पति गैरोला के अनुसार शाहजहां अकबर पहला कला प्रेमी शासक था। शहनशाह अकबर क्या था, पहला शासक था वाचस्पति गैरोला के अनुसार, जिसने प्रस्तुत भारतीय कला को पुनर्जीवित किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, भारतीय कला को पुनर्जीवित किया। उसने बड़े उद्योग से अच्छे चित्रकारों को अपने यहाँ आदरपूर्वक आमंत्रित किया। उसने बाहरी चित्रकारों उनकी कृतियों पर पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया, यानी कि क्या किया, जो बाहरी चित्रकार थे उनकी जो कृतियाँ थे उनको पुरस्कार दिया उन्होंने, ठीक है, और प्रोत्साहित किया। उसने धर्म प्रतिबंधों से नियंत्रित चित्रकला को उभारा, यानी कि धर्म के साथ चलता था, और जो भी मतलब चित्रकला से संबंधित चीज़ें होती थी तो उनको धर्म से दिखाते थे। ठीक है, ये याद रखना। अकबर उनको लोक गोचर करके जनता के हृदय में अपना वास्तविक स्थान बनाया, तो ये अकबर की खासियत थी। क्वेश्चन नंबर 56। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया, तो वो थे आपकी यामिनी राय। ठीक है, लोक कलाकार इन्हें माना जाता है, लोक कला को इन्होंने अपनाया था। देखिए क्या कह रहा है कि लोक रूपों और लोक शैली के प्रति यामिनी राय लगाव के कारण उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले, भूरे रंग भड़कीले और चटक रूप में उपस्थित हुए हैं। तो ये आप याद रखना, लोक कला को इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 का देखिए। पेट्रोग्लिफ संदेश प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है, तो ये आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो गुफाओं में क्या होते थे, उकेरे गए चित्र जो होते थे उसी से संबंधित, यानी कि पेट्रोग्लिफ, ये याद रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हनीवा टेराकोटा किस देश में है, तो याद रखना आपको जापान में है। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का देखिए। द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है, तो विंसेंट वान गो इज द राइट आंसर फर्स्ट। इनके बारे में मैं बता दूं, द पोटैटो ईटर्स 1885 ईस्वी की बात करें हम, इस समय का अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र था। ठीक है, जिसमें भूरे व हरे रंगों का प्रयोग उबड़ खाबड़ धरातल जो मोटे रंगों का प्रयोग के कारण आया, यानी कि उबड़ खाबड़ धरातल था, मोटे रंग का था, और 1885 में पोटैटो ईटर्स बना था। फिर क्या रहा, तथा संभार्त वर्ग में रहन सहन के भिन्न वातावरण का चित्रण था। ठीक है, जो मतलब संभ्रांत यानी वर्ग, यानी कि छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, रहन सहन जो होता था, तो वहीं पे जो वातावरण वगैरह था तो उसी से संबंधित था। ठीक है, क्योंकि पोटैटो ईटर्स ये है कि आलू भक्षी हम जिसे कहते हैं, तो उस टाइम खाने वगैरह की दिक्कत ये सो होता था, तो उसी प्रकार से उसे खा लेते थे, यानी कि उसी से अपना पेट पालते थे। फिर कह रहा है कि इस समय वान गॉग पर रैम्ब्रा व दोमिया की कला शैली का प्रभाव परिलक्षित हुआ।
तो याद रखना कि इस वान गो पे किसका प्रभाव है, रैम्ब्रा और दोमिया का, किस शैली का प्रभाव है। ठीक है, 60 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। 61 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो अभिव्यंजनावाद यानी कि जर्मन अभिव्यंजनावाद भी इसे कहते हैं, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1890 में उत्तरी जर्मनी में वोर्पस्वीड व दक्षिणी जर्मनी में डाको, यानी कि उत्तरी की बात करेंगे है तो कह रहा है कि वोर्पस्वीड, और दक्षिण की बात करेंगे तो जर्मनी डाको नाम के गांवों में चित्रकारों का मंडलों में रोमांचकारी प्रकृति चित्रण शुरू किया। ठीक है, जो जर्मन अभिव्यंजनावाद वाद को जन्म देने में काफ़ी सहायक रहा। यानी कि इन्होंने क्या किया, जर्मन अभिव्यंजनावाद को क्या किया, जन्म दिया, यानी कि इसका जन्म दिया। दोनों चीज़ों बोल रहे हैं, उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ पर आपका क्या हो गया, वॉरपुशीड हो रहा है, और यहाँ पर आपका जर्मनी डाको हो रहा है। तो इनके कारण क्या हुआ, चित्रकारों के गाँवों का मतलब जो भी मंडल था, तो उन्होंने क्या किया, जर्मन अभिव्यंजनावाद को जन्म दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सीतलवासन गुफा कहाँ, तो ये आपके तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। और अब देखते हैं इसका जो इसके बारे में लिखा है, सीतलवासन जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। कह रहा है कि सीतलवासन गुफाएं तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पडुकोटा नामक स्थान पर है। यहाँ के भित्ति चित्रों की खोज श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुर्बिल को जाता है। 1934 ईस्वी में सीतलवासन गुफा की खोज की गई थी, याद रखना, और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कौन सी नदी हो जाती है, कृष्णा नदी। वैसे कावेरी नदी के तट पे स्थित है, पर राइट आंसर आपका कृष्णा ही होता है ज़्यादातर पे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कृष्णा ही सिलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पे बात कर लूँ, सीतलवासन गुफा जो है शासक, तो शासक यहाँ पर आपके कौन थे, पल्लव थे। ठीक है, पल्लवों के समय में ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका सीतलवासन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 के देखिए क्या कह रहा है, छपाई कला की खोज की बात हो रही है, तो ये आपके कहाँ पे हुई थी, तो सबसे पहले चीन में इसकी खोज हुई थी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लिपि के पश्चात मुद्रण का आविष्कार मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण आविष्कार था। यानी कि मुद्रण की बात हो रही है, मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण है ये आविष्कार, जिससे वृहद संप्रेषण के विभिन्न माध्यम विकसित किए गए। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम चीन में बौद्धों द्वारा प्रथम सदी में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण का प्रारंभ किया गया। यानी कि जो चीन में बौद्ध थे, चीन में बौद्ध की बात करी, प्रथम शताब्दी में क्या किया उन्होंने, लकड़ी के ब्लॉक बनाए और क्या किया, मुद्रण का आरंभ किया, यानी कि प्रारंभ किया। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रख्यात चित्र गुएर्निका, ठीक है, किस माध्यम में निर्मित है, तो ये आपका हो जाता है कैनवास पर तैल, यानी कि कैनवास पर तैल माध्यम में ये बनाया गया है। और मैं बता दूं किसने बनवाया था, ये पिकासो थे। तो पिकासो का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है ये। इसी के साथ पिकासो की बात करो तो ये आपके कौन से वाद के है, घनवाद के है, ये आपको याद रखना है। और घनवाद कौन सा शताब्दी हो जाती है, 20वीं सदी। 20वीं सदी का क्या था ये, 20वीं सदी का आंदोलन था। ठीक है, आंदोलन हो जाता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। 65 क्वेश्चन देखिए, 65 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जितने क्वेश्चन बचेंगे उसको लास्ट वाले जो वीडियो बनाएंगे, यानी कि जो पार्ट आएगा आपका इसका लास्ट 4 पार्ट, उसमें उसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो कह रहा है कि भारतीय कला भवन वाराणसी की स्थापना किसका महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि योगदान बताना है। तो मैं पहले बता दूं, भारतीय कला भवन की बात हो रही है। भारतीय कला यानी कि ये वाराणसी में है आपका। ठीक है, और राय कृष्ण दास थे, तो राय कृष्ण दास का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बनारस में राय कृष्ण दास की सेवाएं महत्वपूर्ण रही। ठीक है, बनारस की बात कर रहा है, राय कृष्ण दास
यानी कि बनारस में महत्वपूर्ण इनकी सेवाएं रही, जिन्होंने विश्वविद्यालय में कला भवन की स्थापना भी पूर्ण सहयोग दिया, ठीक है, तथा वहाँ जनसाधारण में कला के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। तो जनसाधारण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने कला के प्रति क्या किया, जागरूकता उत्पन्न की। चलिए, तो आज के सेक्शन में हम इतना ही क्वेश्चनों को जानेंगे। और एक सेकंड, तो फिर से बता देता हूँ, 2013 का जो प्रश्न पत्र है उसकी बात हो रही है कला का, है ना। तो अभी हमारा ये तीसरा पार्ट था, इसमें हमने 65 तक कर चुके हैं और इसके बाद हम बात करेंगे 65 के आगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में आपको सारे इसके पार्ट देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा सेक्शन चल रहे हैं उनको देखिए, जो हम बुक से कॉपी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी हम बुक के नोट्स बनाए हैं आपके मतलब जो हमने LT में बनाए थे आपके लिए जो हम दे रहे हैं, तो उनको भी आप देखिए अच्छे से। और साथ में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मतलब बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, तो बोर्ड का भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।